देते हैं। Good afternoon. We will wait for a minute and let others join, and then we will start. आप लोग अपना वीडियो ऑन रखिए, दैट इज नीडेड एज अ रेगुलेटरी थिंग फॉर यू टू गेट अटेंडेंस ऑल्सो. तो अपना वीडियो ऑन रखिए और वी विल गेट स्टार्टेड. Okay, everybody can hear me? Rishabh, can you hear me? Yes, sir. Okay, great. तो वीडियो ऑन रखिए आप लोग अपना प्लीज. We will start from where we left and others can join in the meantime. तो देखिए हम कहाँ पे थे. हम कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर्स को लिखने वाले पार्ट को कर रहे थे, राइट? तो लेट्स दैट्स व्हेन द टाइम एंडेड. तो अब हम देखते हैं कि देखिए आई वेक्टर एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, वाई की डायरेक्शन में जे है और एक्स जेड की डायरेक्शन में के है. ये हमारे यूनिवर्सल नेम्स हैं इन तीन यूनिट वेक्टर्स के. ये हमें कभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और क्वेश्चन में भी नहीं बताया जाएगा कि आई कौन सा है, जे कौन सा है और के कौन सा है. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है. ठीक है, तो अब हम देख रहे थे कि हमारे पास एक पॉइंट है यहां पर जो मैं मार्क किया हुआ है x1, y1 और z1. इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहते हैं. जैसा कि हमने पहली एक क्लास में देखा था कि इसको हम एक क्यूबॉइड के फॉर्म में दिखा सकते हैं जिसका कि डायगोनल जो है क्यूबॉइड का वो इसका पोजीशन वेक्टर है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इनको किस तरह से कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे. तो देखिए जो x के अलोंग इसका कंपोनेंट है उसकी जो लेंथ है वो है x1, राइट? फ्रॉम अ कार्टेशियन कॉन्सेप्ट कि हम वी गो x1 यूनिट्स अलोंग द x एक्सिस. तो और इसकी डायरेक्शन है i यूनिट वेक्टर, सो x1 i. ओके, सिमिलरली y के अलोंग है y1 j. ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, तो ये हम रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, यानी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन यूज कर हमने ये इनका एडिशन कर लिया. तो ये हमें मिल गया x1i प्लस y1j. ठीक है, ये वाला जो अब हमारा वेक्टर है इसको हम पैरेलली लेकर आए और z के हेड पर लगा दिया, राइट? नाउ दिस इज आवर z एक्सिस व्हिच इज z1k और ये है x1i प्लस y1z, वो ये है. ठीक है, अब ये देखिए टेल टू हेड, हेड टू टेल, ये हेड टू टेल कनेक्शन है, यानी कि हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ेंगे. तो ये वाला जो वेक्टर है
जो हमारा p वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, वो बन गया हमारा दिस प्लस द वेक्टर दैट वी आर एडिंग विच इज z1 k। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वेक्टर p है यानी पोजीशन वेक्टर जो है, इसको अगर हमें कंपोनेंट्स में ब्रेक करना है अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, दैट वी कैन डायरेक्टली डू बाय मल्टीप्लाइंग द x component by I, y component by j and z component by k, right? So this is a very straightforward way of writing the orthogonal components of any vector in the 3 dimension. ठीक है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें करना आना चाहिए। बहुत आसान है, दो बहुत ज्यादा आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आना। ठीक है, प्रॉपर्टीज, अब हम इस कंपोनेंट फॉर्म में प्रॉपर्टीज को दोबारा से समझते हैं, जो अभी तक हमने केवल वेक्टर नोटेशन में समझी थी। ठीक है, तो अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a और b। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा अगर, और हमें ये मिले वेक्टर्स, ठीक है, a1i प्लस a2i j प्लस a3k, सिमिलरली b के भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अब अगर मुझे a प्लस b करना है, तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी एड द कंपोनेंट्स ऑफ i टुगेदर, मींस a1 and b1, that becomes the new component of I. Similarly, we add the components of j together, a2 and b2, that becomes the new component of j and so on. ठीक है, इसी तरीके से अगर माइनस करना है तो भी सेम बात है, a1 माइनस b1 लिखा जाएगा तब। ठीक है, तो जो हमारा दो वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, जो हम ट्राइंगल बना रहे थे, पैरेललोग्राम बना रहे थे, वो सब बहुत आसान हो जाता है, हमें केवल उनके कंपोनेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर हमें कहा गया है कि दो वेक्टर बिल्कुल इक्वल हैं, यानी कि उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और उनकी डायरेक्शन भी सेम है, देन वी कैन से कि वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B। और अगर ये है, ये तब ही होगा जब इनके रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स जो हैं, यानी I का जो कंपोनेंट है दोनों में, ये तभी होगा जब A1 इज इक्वल टू B1 एंड A2 is equal to B2 and A3 is equal to B3। मतलब सारे कंपोनेंट्स इंडिविजुअली जो है इक्वल होने चाहिए। अगर दोनों के बीच में ये है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इक्वल है, और ये बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, इफ एंड ओनली। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई इसको करते हैं, तो हर एक कंपोनेंट को सेम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम एक दो चीजें और देखेंगे, एक दो प्रॉपर्टीज और देखेंगे, एंड देन वी विल डू few questions. Let A and B be two vectors and K and M be two scalars. अब हम स्केलर से वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन में क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये कॉमनली यूज होने वाली प्रॉपर्टीज है कि अगर K A प्लस M A वेक्टर, राइट, तो इसमें हम A वेक्टर को कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में आ जाएंगे स्केलर्स का सम। ये कब होगा, जब दोनों वेक्टर सेम है। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्केलर्स कैन बी एडेड टुगेदर। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। Okay, the second is that if there are two scalars being multiplied to a vector, then they can be multiplied in any order, right? So which is this law. And then
The third is that if the same scalar is being multiplied with the sum of two vectors, then this multiplication with the scalar can be distributed over the addition. ठीक है, तो ये सेकंड वाला बता देना, सेकंड वाला। हाँ बोलो जोशा। सर सेकंड वाला एक बार और बताना। ये वाला, हाँ, तो इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर है, मान लीजिए ए हमारे पास, उसमें हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया, हमको एक वेक्टर मिल गया m इंटू ए। अब हम इसमें एक और स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k इंटू एम में, हम इसको m इंटू के ए भी लिख सकते हैं, एक ही बात, राइट, विच इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। आई मीन इसमें कोई भी कंफ्यूजन इसलिए नहीं है क्योंकि km इज इक्वल टू एम के, जो मल्टीप्लिकेशन स्केलर्स की होती है वो तो कम्यूटेटिव होती ही है, तो इसलिए ये भी कम्यूटेटिव होगा ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए, इंट्यूटिव है ये, इसमें गलत होने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, समझ आया ऋषभ? जी सर। ओके, ठीक है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर ओवर एडिशन। ठीक है, ये हम इसको इंडिविजुअली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी स्टैंडर्ड इंट्यूटिवली करेक्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये हमें इंट्यूटिवली भी यही लगता है और यही होता है, तो कोई सरप्राइजेस नहीं है। अब हम देखते हैं, हम कोलिनियरिटी की हमारी बात हुई थी आज सुबह जब हम बात कर रहे थे। कोलिनियर जब हम वेक्टर्स में बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि आर दे पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, तो अब कोलिनियरिटी अभी तक हम तो ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर रहे थे और उसमें बता रहे थे कोलिनियर है या नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस में तो वो हमें किसी नोटेशन में आएंगे वेक्टर्स, राइट, और किस नोटेशन में यूजुअली आएंगे, वो आएंगे हमें कंपोनेंट नोटेशन में। और अगर कंपोनेंट नोटेशन में हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और हमें ये पूछा गया है कि वो कोलिनियर है या नहीं है, तो वो केवल तभी कोलिनियर होते हैं जब हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के के साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई करके, लैम्डा इज अ स्केलर, ओके, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, एनी रियल नंबर। अगर हम किसी रियल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके बी को ए ले आए तो उसका मतलब ए और बी जो है दोनों कोलिनियर है। ठीक है, और इसी चीज को हम ये कहेंगे कि अगर इफ b इज इक्वल टू लैम्डा, विच एवर वे बी राइट, ओके, आई थिंक आई कुड हैव रिटन इट एज b लैम्डा a, एक ही बात है वो। ठीक है, तो b इज इक्वल टू लैम्डा a अगर मैं लिखता हूं तो उसका मतलब ये कोलिनियर है। और फिर I expand it, lambda is distributed over all components, okay, so I get this. Now for these two to be equal, all their components should be individually equal, यानी कि b1 is equal to lambda a1 and b2 is equal to lambda a2 and b3 is equal to lambda a3। ये तीनों सच होने चाहिए, which gives us that lambda is equal to a1 by b1 और sorry lambda is equal to b1 by a1। ओके, इस वाले से हमें क्या आता है, lambda is equal to b2 by a2, और इससे आता है हमें lambda is equal to b3 by a3। मतलब ये तीनों इक्वल हैं, ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू लैम्डा, सो उसी को यहाँ पे कंडेंस करके एक साथ लिखा गया है। अगर ये कंडीशन सच हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर्स जो है कोलिनियर हैं। तो दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी।
ठीक है, ऑल्दो बाय डेफिनेशन वी पुट इट लाइक दिस, लेकिन जब हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो दिस इज व्हाट वी वुड यूजुअली यूज टू चेक फॉर कोलिनियरिटी, कि उनके कंपोनेंट्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रहना चाहिए हमें कोलिनियरिटी का चेक। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस की हमने बात की थी इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, राइट। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस की हमने बात की थी, राइट, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो अब उनको हम कंपोनेंट नोटेशन में देखेंगे। उसमें एक्चुअली कंपोनेंट नोटेशन में ये बहुत ही सिंपल हो जाते। तो अब अगर मैं एक वेक्टर है जिसको इस फॉर्म में लिखता हूं, जिसके कंपोनेंट्स a1 a2 a3 हैं, तो मैं लिखूंगा a1i प्लस a2j प्लस a3k। तो ये मेरा बन गया वेक्टर इन कंपोनेंट नोटेशन। तो इसमें ये आई जो कोएफिशिएंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स हैं, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली। ठीक है, ये ही इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो हमें क्या करना है? तो हमें पहले इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो फिर जो कोएफिशिएंट्स ऑफ आई, जे और के हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, जिनको हम एल, एम और एन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी स्टैंडर्ड है, एल, एम, एन, ये स्टैंडर्ड है। ये although they are not like IJK, they are not universal, but they are quite standard, ये काफी commonly use होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम जो हमने पहले पढ़ा था उस हिसाब से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, cos alpha I वेक्टर प्लस cos बीटा j वेक्टर प्लस cos गामा k वेक्टर। ओके, जहां पे अल्फा क्या है, किसी को याद है अल्फा क्या है? अल्फा क्या है? एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस इज अल्फा, फ्रॉम वाई एक्सिस इज बीटा एंड फ्रॉम जेड एक्सिस इज गामा। ठीक है, तो ये हमें एंगल्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है अनटिल अनलेस क्वेश्चन में एंगल्स पूछे गए हैं, रेयरली पूछे जाते हैं एंगल्स। ठीक है, ज्यादातर हमें मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन से, और डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें पहले एंगल निकाल के उसका कॉज निकालना पड़े, ये बहुत रेयरली होगा। ज्यादातर क्या होगा, हम जो भी वेक्टर गिवन है उसको यूनिट वेक्टर में बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे? ए को बदलना है यूनिट वेक्टर में तो उसके मॉड्यूलस से उसको डिवाइड कर देंगे। दिस वी विल, हाँ, वी विल गेट अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जब हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। सर सर कंपोनेंट फॉर्म में लिखने का सर मतलब सर क्या क्या रिजल्ट मिलता है हमें इससे? हाँ, देखिए कंपोनेंट फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमें ए दिया गया है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 3k, मान लीजिए ये हमें दिया गया है और पूछा गया है व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज। सो आंसर है 2, 1 और 3 डायरेक्टली, राइट, क्योंकि ये जो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, जहां कुछ नहीं है वहां 1 है, राइट। सो 2, 1 और 3 हमारे डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो वो करने के लिए हमें इसका यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर क्या है? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। मैग्नीट्यूड क्या है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, विच इज 14 अंडर रूट, राइट।
सो ये है 2/14 अंडर रूट आई प्लस 1/14 अंडर रूट जे प्लस 3/14 अंडर रूट के, राइट। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमारे हो गए 2/√14, 1/√14 एंड 3/√14। ठीक है, ये कंपोनेंट नोटेशन है ना आईजे के फॉर्म में, तो उससे हम डायरेक्टली डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ सकते हैं अगर वो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? जी सर। ओके, ठीक है। तो अब थोड़े से हम क्वेश्चंस करके देखेंगे, उससे ये मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी डाउट्स रहते हैं तो प्लीज पूछिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z so that the vectors this and this are equal, a and b are equal, right? तो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल। ओके, फॉर a to be equal to b, we should have, okay, 2 is equal to x, y is equal to 2, okay, and 1 is equal to 1 equals z. to z. Okay, so this implies x is equal to 2, y is equal to 2 and z is equal to 1, राइट। तो कोई कैलकुलेशन नहीं थी इस क्वेश्चन में, बिकॉज दिस इज अ रियली बेसिक क्वेश्चन। बट मान के चलिए इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस थे जो भी हो, लेकिन रूल यही यूज होगा कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, उससे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिल जाएंगे 3, और उनको हम सॉल्व करके कोई भी क्वेश्चन होगा बस उसी तरह से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये बिल्कुल बच्चों वाला बना के दिखाया गया है समझाने के लिए। ठीक है, let a vector be I plus 2j, b vector be 2i plus j। ठीक है, तो इन दोनों में जो है k कंपोनेंट नहीं है, यानी the k component is 0 in both of these। okay, is a vector equal to b vector? okay, पहले पूछा गया क्या इन दोनों का मॉड्यूलस इक्वल है, राइट। तो उसके लिए हमें मॉड्यूलस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज √5। अब b का मॉड्यूलस देखेंगे, b का मॉड्यूलस क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज ऑल्सो √5, राइट। सो ये ट्रू है। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर द वेक्टर्स a and b इक्वल, राइट। Now, for them to be equal, modulus equal होना is not enough. क्या equal होने चाहिए, individual component। 1 is not equal to 2 and 2 is not equal to 1, right? वो तो पहला ही चेक कर लिया तो काफी है। अगर एक ही इक्वल नहीं है, आई के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो इक्वल नहीं है, तो इक्वल होगा ही नहीं, आगे वाले चेक करने की जरूरत नहीं है। बट सो दिस इज फॉल्स। ओके, दिस पार्ट इज फॉल्स। Okay, जी सर। find unit vector in the direction of vector a 2i plus 3j plus k, right? तो कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, बहुत ही आसान है। वेक्टर को उसके हाँ उससे डिवाइड करके, तो सबसे पहले हम वेक्टर मॉड्यूलस अलग से निकाल लेते हैं। 2 square plus 3 square plus 1 square which is 4 plus 9 plus 1 14, right? So now a unit vector is 2/√14 I plus 3/√14 plus 3j cap by 14 plus 1k cap. Yes sir. okay, जी। find a vector in the direction of vector this and has magnitude 7।
राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें क्या कहा गया है कि डायरेक्शन इसकी यूज करिए, ठीक है, और मैग्नीट्यूड 7 होना चाहिए। तो डायरेक्शन क्या चीज बताती है किसी चीज की, इन अभी हम कंपोनेंट नोटेशन की बात कर रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर जो है वो इसकी डायरेक्शन बताएगा। मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिट का 1 होता है, तो उसका मेन यूज क्या है, डायरेक्शन बताना, राइट। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे अपना ए कैप, ओके। तो वो हो गया हमारा माइनस, ठीक है, 1 square plus 2 square, right? So it is 1 by root 5i minus 2 by root 5j, ठीक है, ये आ गया। अब इसका इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए 7, सो आंसर विल बी 7, okay, which is 7 by root 5 minus 14 by 5. root by j. J is the desired vector, okay. जी सर। Write the direction ratios of the vector A is equal to I plus J minus 2k and hence calculates a direction cosines, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियो निकालने में तो कुछ भी नहीं है, dr क्या है, 1, 1, -2, वो तो डायरेक्ट कोएफिशिएंट्स लिखने, ठीक है, बस इस ऑर्डर में लिखने हैं, आई जे के, राइट। अगर आपको कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने बाय चांस ये क्वेश्चन इस तरह लिख दिया होता, ये सेम वेक्टर है एक्चुअली, लेकिन आंसर आप ऐसे मत लिख दीजिए उसका, डायरेक्शन कोसाइंस ऐसे नहीं लिख देंगे उसके, वो फिर गलत हो जाएगा। हमेशा पहले आई का कोएफिशिएंट, फिर जे का, फिर के का, तो उस तरह से ही वो कस्टमरी है, हम उसी तरह लिखते हैं, वही लिखना है, एग्जामिनर उसी आंसर को देख रहा हो, राइट। बस उतना ध्यान रखना है और कोई कैलकुलेशन नहीं है। हाँ, अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमको ए कैप निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा मॉड्यूलस। 1 square plus 1 square plus 2 square is अंडर रूट इज अंडर रूट 6, राइट। सो हम इसको लिख लेते हैं, राइट। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर 1 by root 6, 1 by root 6 minus 2 by 6. Okay, again take care of not missing out the minus, right, it has to be written with its sign, that is important, ठीक है। फाइंडिंग अ वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो अभी तक हम बात कर रहे थे पोजीशन वेक्टर्स की, यानी कि एक ही पॉइंट की बात हो रही थी, एक पॉइंट है जिसको हम हमेशा ओरिजिन से जोड़ रहे हैं। अब हमें एक वेक्टर निकालना है जो 2 पॉइंट्स को जोड़ता है। तो अब मान के चलते हैं हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं स्पेस में कहीं पे, एक P1 है और मान लीजिए यहाँ पे कहीं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, तो हमें वेक्टर निकालना है P1, P2, ओके। अब ये हमारा वेक्टर हो गया, एक इसको सीधा खींचेंगे, सर हाँ
सर एक सेकंड के लिए सर इससे पहली वाली शीट ओपन करना जो इससे पहले हम पढ़ रहे थे सर। इसमें सर ये दोनों डायरेक्शन को साइन निकाले तो आपने पहले निकाला था 1,1,-2। हाँ, वो डायरेक्शन रेशियोज हैं। ओके सर। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज जो गिवन वेक्टर है, ठीक है, उसी के कोएफिशिएंट्स होते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन तब होते हैं जब वो यूनिट वेक्टर हो, ठीक है ना। अगर पहले से ही मान लीजिए कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है, राइट, तब तो उसके डीआरस और डीसी सेम होंगे। लेकिन अगर वो यूनिट वेक्टर नहीं है तो डीआर तो डायरेक्ट कोएफिशिएंट्स हैं, और यूनिट वेक्टर बनाने के बाद जो कोएफिशिएंट्स बचते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस हैं। आपको एक चीज और याद रखनी चाहिए कि जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं उनको अगर हम स्क्वायर करके ऐड करें, यानी 1/√6 को स्क्वायर किया, so we should get a 1. सर सॉल्व करने के बाद हाँ, we should always get a 1, right? Why? Because हाँ, उसका एक बहुत ही आसान सा रीजन है। देखिए, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन किसके कोएफिशिएंट्स हैं? ये यूनिट वेक्टर के कोएफिशिएंट्स हैं, राइट? और यूनिट वेक्टर का ये मॉड्यूलस है, यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस 1 होना चाहिए यूनिट वेक्टर का, राइट? तो इस वजह से जो डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर्स करके अगर हम ऐड करते हैं तो हमें यूनिट आता है, हमें 1 आता है हमेशा। तो अगर बाय चांस क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 2 डायरेक्शन कोसाइंस दिए गए हैं और तीसरा पूछ लिया गया, तो आप ये वाली रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं कि L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। ये भी अपने आप में याद रखने लायक रिलेशनशिप। सर 1 ही आ रहा है सर, कर लिया हमने सॉल्व। हाँ, 1 ही आएगा वो, ठीक है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर ही है, उसी के कोएफिशिएंट्स है, राइट? तो ये ऑब्वियस भी है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज हो जाता है, ठीक है, तो इसको अलग से दिमाग में रखने का भी फायदा है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देख रहे थे कि 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। अब इन दोनों पॉइंट्स के हमारे पास ऑब्वियसली ये हैं पोजीशन वेक्टर्स, तो पहले से ही थे हमारे पास, ठीक है। ये था P1 पोजीशन वेक्टर और ये था P2 पोजीशन वेक्टर, राइट। अब हमें निकालना है P1 P2। P1 P2 का मतलब होता है पहले वाला टेल होता है, दूसरे वाला हेड होता है, राइट, यानी P1 से P2 तक। तो यहां पे एरो आएगा, राइट। अब ये कैसे आएगा हमारे पास, ये हम कैसे P1 और P2 जो स्मॉल P1 P2 है उनसे P1 P2 वेक्टर जो ये वाला वेक्टर है, ठीक है। एक काम करते हैं, एक सेकंड, ये लाल से बना लिया, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है P1 P2, ये P1 और P2 जो हमारे पोजीशन वेक्टर्स हैं उससे कैसे आएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो वेक्टर कुछ ऐसा वेक्टर आ जाएगा, तब तो ये ऐड करने से तो आएगा नहीं। ये कैसे आएगा, अगर मैं जो हूं ये हेड तो यहां मेंटेन करूं P2 का, लेकिन P1 का हेड इधर ले आऊं, यानी P1 को उल्टा कर दूं। अब ये P1 बना दिया मैंने -P1, राइट। अब इन दोनों को ऐड करने से ये हमारा आ जाता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P1 P2 वेक्टर जो है हमारा वो आएगा P2 P1, ठीक है। तो 2 पोजीशन वेक्टर से हम उनका उन पॉइंट्स के बीच का वेक्टर निकाल सकते हैं। ध्यान क्या रखना है हमें कि जो हेड पर पॉइंट है
वो पहले आएगा, उसमें से जो टेल पे पॉइंट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये चीज बस इतना सा ध्यान रखनी है, उल्टा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमें ये वाला वेक्टर मिल जाता है। अब इस तरीके से हम किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में वेक्टर, अभी तक हम केवल ओरिजिन और पॉइंट के बीच के वेक्टर के साथ खेल रहे थे। अब हम कोई भी दो पॉइंट ले लें, उसके बीच का वेक्टर हम उनके पोजीशन वेक्टर से निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर वो कंपोनेंट नोटेशन में लिख देते हैं हम इसको, ठीक है, तो कंपोनेंट नोटेशन में लिखते हैं, यहां लिखते हैं स्मॉल p1 क्या था कंपोनेंट नोटेशन में, क्योंकि इसका x1 है, x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है, उसी तरह से p2 क्या था, x2i प्लस y2j प्लस z2k। राइट, अब हम P2 माइनस P1 कर रहे हैं, तो क्या होगा, उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ये आ गया हमारा P2 माइनस P1 विच इज सेम एज P1 P2 वेक्टर। ये वाला वेक्टर हम डायरेक्टली इससे जनरेट कर सकते हैं दो पॉइंट्स। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर से कोई भी वेक्टर बनाने का तरीका हो गया। अब कोई पूछेगा कि ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट की मैग्नीट्यूड क्या है, राइट? तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस अंडर रूट, दैट इज द मैग्नीट्यूड। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको किसी चीज की याद दिलाता है, यू ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला एक्चुअली, डिस्टेंस फॉर्मूला। it is the distance formula in 3 dimension, right? So आपको ये देखने से एक और चीज का थोड़ा सा आइडिया लग सकता है कि जो चीजें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते आए थे बाय मेकिंग फॉर्मूले एटसेट्रा, ठीक है, वो चीजें शायद हम वेक्टर अलजेब्रा से भी कर सकें। जैसे कि हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाल सकते हैं यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा। हाउ डू वी फाइंड दैट? वी जस्ट सब्ट्रैक्ट द position vector of one point from the position vector of the other point, and उसका जो मैग्नीट्यूड है वही डिस्टेंस। ठीक है, तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज वेयर द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट कम्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में तो इसके बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब फिजिक्स में तो ये वेक्टर अलजेब्रा जो है उसके बिना वो तो दाल रोटी है फिजिक्स। लेकिन अगर मैथमेटिक्स में हम देखें तो वेक्टर अलजेब्रा का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और ज्यादा एलिगेंट बनाने के। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस क्लास एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, ये चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपकी समझ में आ जाए दिस विल बिकम अ गुड स्कोरिंग चैप्टर। Okay, so please ensure you keep attending the class. इस क्लास में एक्चुअली अटेंडेंस बहुत कम रहा अनफॉर्चुनेटली, लेकिन कोई बात नहीं, आई होप पीपल विल rejoin in the next class. ठीक है, till then have a good weekend, bye bye.